हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और छात्रों के मन के तमाम सवालों का जवाब देते हैं और साथ ही शिक्षा के स्तर को किस तरह से बेहतर बनाया जाए इसके लिए लगातार कोशिश में जुटे हैं। मार्गदर्शन की आज की खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं एम्स के पूर्व डॉक्टर अमित गुप्ता, साथ ही नीट मेंटर के वो डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नीट मेंटर के स्टूडेंट सार्थक किलोदिया भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक डॉक्टर भी रहे हैं, एम्स जैसे संस्थान में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और साथ ही साथ आप एक कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं। तो आप नीट मेंटर में किस तरह से स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं, किन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, कौन सी क्लास के बच्चे आपके यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं? दरअसल नीट मेंटर इंस्टीट्यूट जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट का टारगेट ऐसे स्टूडेंट्स को डॉक्टर या अपने एक सफल करियर को बनाना है जो बच्चे कोटा नहीं जा पाते, दिल्ली नहीं जा पाते और लाखों रुपए की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जब मैं एम्स में पहले डॉक्टर था तो मैंने खुद इस चीज़ की तैयारी कोटा से की थी और कोटा से जब मैं तैयारी किया तो मैंने देखा कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल इशूज़ के कारण कोटा और दिल्ली नहीं जा पाते हैं। तो उस एक चैलेंज को लेके मेरे मन में एक विज़न था और मैंने फाइनली एम्स से रिज़ाइन करके इंस्टीट्यूट की स्टेबलाइज़ किया जिसका नाम है नीट मेंटर। और आज बताते हुए मुझे आपको गर्व होता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है जहां नीट मेंटर के पढ़े हुए बच्चे ना हो। हर तरीके के बच्चे जो फाइनेंशियली काफ़ी पुअर थे, काफ़ी वीक थे एंड काफ़ी रिच, हर तरीके के स्टूडेंट्स आज यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। और एक डिफरेंट थॉट पर हम लोग काम करते हैं, बच्चों को नर्चरिंग करना, बच्चों को सिर्फ एक डॉक्टर ना बना के उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करना, ये हम लोगों का एक मोटिव रहता है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आपसे जानना चाहूंगी कि कितने साल से नीट मेंटर कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं और कौन सी क्लास के बच्चों पर आपका फोकस रहता है, किन मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी आप यहाँ करवाते हैं? नीट मेंटर इंस्टीट्यूट को अप्रॉक्सीमेटली अभी लगभग 13 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और 14th ईयर स्टार्ट होने वाला है। और हम लोग जनरली जो है 8, 9, 10th और 11, 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है मध्य प्रदेश के लगभग 25 से 30 जिलों के बच्चे आते हैं और वो ड्रॉपर होते हैं जनरली, जो अपने करियर बनाना चाहते हैं मेडिकल लाइन में किसी चीज़ में। 11, 12th के भी भोपाल के लगभग सभी स्कूल्स के बच्चे हैं। और ड्रॉपर में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग कोने कोने के बच्चे यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं। हमारे साथ इस कोचिंग के स्टूडेंट भी सार्थक भी जुड़े हैं हमारे साथ। सार्थक, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि नीट मेंटर में आप एक स्टूडेंट के तौर पर हैं, कैसा लगता है आपको आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट, साथ ही किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं बेसिकली अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं 12th में मेरा बायो और मैथ्स दोनों एडिशन में था। तो नीट के लिए जब MP नगर आए मैं और मेरे पेरेंट्स, तो यहाँ सर के कहते हैं डॉक्टर अमित गुप्ता सर के इंस्टीट्यूट में आए। तो सर ने ही मुझे और मेरे पेरेंट्स को बताया कि नीट के लिए करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले इस फील्ड में नहीं आने वाला था। तो फिर डॉक्टर अमित गुप्ता सर के गाइडेंस में फिर मैं इस फील्ड में आया और अभी भी सर मतलब बहुत गाइड करते हैं हम लोगों को। बिल्कुल सार्थक, जिस तरह से डॉक्टर अमित ने बताया कि कंटिन्यूअस गाइडेंस उनके स्टूडेंट्स को उनकी ओर से प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एक कोचिंग सेंटर या एक मेंटरशिप इंस्टीट्यूट जहां पर होता है वहां बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहां उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, टीचर्स उनको पेरेंट्स की तरह गाइड करें, अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं, जहाँ उनकी गलतियाँ हो रही हैं वहाँ फटकार भी लगाएं। डॉक्टर अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक क्लास में अगर 30 से 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबके कैलिबर्स अलग होते हैं। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में मजबूत है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है। तो आप इन सभी कैलिबर्स वाले अलग अलग कैपेसिटी वाले बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाता है, कौन से मोड्स का इस्तेमाल करते हैं? देखिए क्या होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब एक इंस्टीट्यूट होता है या फिर स्कूल होता है वहाँ डिफरेंट काइंड के बच्चे होते हैं और आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ टॉपर बच्चों को पढ़ाऊंगा। अगर टॉपर बच्चों को ही हर कोई बनाएगा तो मीडियम बच्चे और वीक बच्चों को कौन पढ़ाएगा? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? इस चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग बैचेस में रेगुलर सफलिंग करते हैं। सफलिंग में क्या होता है कि एक बेसिक लेवल का बैच होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल का बैच होता है और एक टॉप लेवल का बैच होता है। और इसका मतलब ये नहीं होता, कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि टॉप लेवल का बैच है उसमें ही अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। सारे बैचेस में सेम टीचर पढ़ाते हैं, बस इसका मोटिव ये होता है कि जो बेसिक लेवल का बैच है उसमें हम लोग बेसिक चीज़ें ज़्यादा सिखा सकें ताकि वो बच्चे धीमे धीमे अपने स्टेप को चेंज करके और नेक्स्ट लेवल के बैचेस में आ सकें।
और जो टॉप लेवल का बैच होता है वहाँ बेसिक चीज़ें थोड़ी सी कम करके हम उनको हायर और एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ताकि वो बच्चे ऑल इंडिया रैंक्स और डिफरेंट बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस जो है, एम्स है, AFMC, BHU, इन लोगों के लिए वो प्रिपेयर कर सकें। तो मेन ये होता है सफलिंग करने से हर टाइप के बच्चे को बेनिफिट मिलता है, चाहे वो बच्चा वीक हो या फिर हायर लेवल का हो। बिल्कुल डॉक्टर अमित, क्योंकि जब किसी बच्चे का बेसिक मजबूत हो जाता है उसके बाद उसे आगे की पढ़ाई करने में कभी भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कई कोचिंग्स में देखा जाता है कि डायरेक्ट एडवांस पढ़ाई शुरू कर दी जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि बच्चे के तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि नीट मेंटर में जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ कि नीट मेंटर कोचिंग क्लासेस में सबसे पहले 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। पहले आपके बेसिक्स क्लियर किए जाते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में आप कमज़ोर हैं उससे और बेहतर बनाया जाता है। डॉक्टर अमित, अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे डिजिटलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो आपकी कोचिंग क्लासेस में आप क्या ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस लेते हैं? किस तरह से नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं? कितने एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ के स्टूडेंट्स हैं? देखिए, जैसे जैसे पहले कोचिंग इंडस्ट्रीज होती थी, अब आजकल एडटेक इंडस्ट्रीज बोलने लगे हैं, मतलब कि आजकल एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है। बिल्कुल। तो ऐसा ही हमारा अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन है नीट मेंटोर नाम से, जिस पर जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो उन लोगों को हम लोग ऑनलाइन एक्सेस दे सकते हैं, ताकि वो बच्चे का कभी तबीयत ख़राब है या किसी रीज़न से उसको घर जाना पड़ा है तो वो अपने घर पे क्लासेस ले सके। लेकिन इसका एक मिसयूज़ भी होता है। कई बार बच्चे लेजीनेस की वजह से ऐसा सोचते हैं कि यार अब हम आज क्लास नहीं जाके घर से ही मोबाइल से क्लासेस ले लेते हैं। तो इसलिए हम लोग हर बच्चे के लिए ओपन नहीं करते इसको। जब बच्चा ऑफिशियली बोलता है, रिक्वेस्ट डालता है, उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और रेगुलर उससे बच्चा टीचर के कनेक्ट रहता है। तो टीचर बार बार उसको पिंच करता है, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, पूछते रहना। बच्चों की नज़रों में डर रहता है जब बच्चा रेगुलर टीचर से ऑफलाइन कनेक्ट होता है। लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटीज़ जो है वो होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ हमने अवेलेबल की है, लेकिन मैं उसके पीछे बोलता हूँ कि उसका जहाँ यूज़ है उसका यूज़ करें, ना कि हम लोग मिसयूज़ करें। बिल्कुल डॉक्टर अमित, क्योंकि जिस कंडीशन में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई थी वो दौर कुछ अलग था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने जो स्पीड पकड़ी है उसके चलते अब एक्सेसिबल हर स्टूडेंट के हाथ में हो गया है। लेकिन जितना अच्छा यूज़ होता है, आपने सही कहा कि उतना मिसयूज़ भी होता है। सार्थक, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितने साल से इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और क्या गोल लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपका इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से इस गोल को हासिल करने में मदद कर रहा है? तो मैं लास्ट ईयर भी इस इंस्टीट्यूट से कोचिंग किया हुआ था। तो लास्ट ईयर मेरा एडमिशन काफ़ी लेट हुआ था, क्योंकि मैं BSc में एडमिशन ले चुका था। फिर डॉक्टर अमित गुप्ता सर के इंस्टीट्यूट में आया नीट मेंटोर में, तो सर ने मुझे फिर नीट के लिए गाइड किया। तो फिर लास्ट ईयर मैं क्योंकि काफ़ी लेट आया था, तो इस कारण से स्कोर मेरा उतना नहीं हो पाया जितना OBC कैटेगरी में चाहिए रहता है। तो फिर सर ने मुझे फिर बहुत मोटिवेट किया, तो फिर इस बार मैं फिर इस इंस्टीट्यूट से नीट मेंटर इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रहा हूँ जी। और मैं सीहोर से आता हूँ, जो यहाँ से मतलब 40 किलोमीटर्स के आसपास है, तो वहाँ से अप डाउन करता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के कारण। बिल्कुल सार्थक, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं नीट मेंटर इंस्टीट्यूट में जो काफ़ी दूर दूर से पहुंचते हैं, सार्थक भी उनमें से एक है, क्योंकि जब क्वालिटी एजुकेशन हमको मिलती है तो ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता है कहीं ना कहीं। डॉक्टर अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दौर में एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक प्रेशर की तरह काम करते हैं। बच्चों को एग्ज़ाम का नाम सुन के काफ़ी डर लगता है। तो ऐसे में जब स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है, टीचर्स भी एक एग्ज़ाम के दौर से गुजर रहे होते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया, जो उन्होंने सिखाया, वो किस हद तक स्टूडेंट्स उतार पाएंगे। तो आप नीट मेंटर में किस तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करवाते हैं और कैसा फीडबैक बच्चों का होता है उसे लेकर? बिल्कुल, आपने सही बोला कि एग्ज़ाम सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता है, उनके टीचर्स का भी होता है। और बस ऑफिशियली युद्ध में जाते तो स्टूडेंट है, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं टीचर्स के मन में बड़ा स्ट्रेस रहता है कि उनके बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम लोग रेगुलर सारे के सारे टीचर्स की भी काउंसलिंग करते हैं। टीचर्स की भी एक कोर टीम होती है, उसकी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं, जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बच्चों को किसी भी टाइप का स्ट्रेस ना हो पाए। उनको हमें उनसे काम भी ज़्यादा करवाना है और उनको स्ट्रेस भी नहीं देना है, क्योंकि अगर हम बच्चों से बोलेंगे नहीं, प्रेशर नहीं डालेंगे, तो वो घर पे जो सेल्फ स्टडी करना होता है उसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उनसे गलत तरीके से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, पीछे पड़ जाएंगे और उनको डराएंगे, धमकाएंगे कि अगर तुमने नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तो वो स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन का खेल होता है कि टीचर को कितना बोलना है, किस तरीके से बच्चों से बात करनी है, ताकि वो पढ़े भी, काम भी करे और उस काम के साथ साथ में अपने टारगेट्स कंप्लीट करके लाए। कई बार अपन देखते हैं, जैसे कोटा वगैरह में आप न्यूज़ आती रहती है कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया या इस तरीके की कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए। तो उसके पीछे का यही रीज़न होता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम पे काउंसलिंग नहीं मिलती। स्टूडेंट से बात करने वाला कोई नहीं होता। बच्चा कोटा चला जाता है, दिल्ली चला जाता है और वहाँ पे एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है।
जबकि भोपाल में आज ऐसी बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ इंस्टीट्यूट्स तैयार हैं कि बच्चे को हर एक चीज़ देने को तैयार है कि जो कोटा और दिल्ली में नहीं मिल रहा उससे बेटर फैसिलिटीज़ आज भोपाल में मिल रही है। साथ में पर्सनल केयर एंड पर्सनल काउंसलिंग, उससे क्या होता है बच्चे के ऊपर पर्सनली फोकस होता है कि उसको क्या करना है, किस सब्जेक्ट में वीक चल रहा है, किस सब्जेक्ट में आगे चल रहा है, क्लासेस नहीं आए तुरंत टोकना उसको, ताकि उसके मन में एक डर होता है। और भीड़ में बच्चा कई बार एब्सेंट भी कर देता है, पता ही नहीं चलता है और धीमे धीमे वो ट्रैक से हट जाता है। तो रेगुलर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और एक कॉम्बिनेशन बना के रखना होता है हर टीचर को कि बच्चे को कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है और किस तरीके से बोलना है, ताकि वो हमारी बात भी सुने और काम भी करके लेके आए। बिल्कुल डॉक्टर अमित, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे बच्चों पर ऑलरेडी प्रेशर होता है, एक पेरेंट्स का प्रेशर कहें या फिर कॉलेज का प्रेशर, एग्जाम्स का प्रेशर, पढ़ना भी है, जो पढ़ा है उसे रिवाइज भी करना है। तो ऐसे में टीचर्स काफ़ी अहम रोल निभाते हैं कि अगर वो कंटिन्यूअस प्रेशराइज करते रहेंगे तो बच्चे ऐसे में पढ़ना ही छोड़ देते हैं, कई बार हमने देखा। और एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि नीट मेंटर में टीचर्स का भी काउंसलिंग होता है, मतलब टीचर्स की भी प्रोग्रेस देखी जाती है कि क्या बच्चे जिस प्रोग्रेस से आगे बढ़ रहे हैं टीचर्स भी क्या उतनी ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, कई टीचर्स तो पीछे नहीं छूट जा रहे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अमित, टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है तो होता है उनका टाइम, क्योंकि टाइम को अगर सही से पकड़ लिया तो फिर कहीं भी गाड़ी पीछे नहीं छूटती है। तो ऐसे में आप बच्चों को टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल होती है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के जितने भी बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, नीट जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई के साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप सेल्फ स्टडी पर फोकस नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इंस्टीट्यूट कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाए, इंस्टीट्यूट कितने भी बेटर तरीके से क्यों ना पढ़ाए, आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। देखिए, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है कि आपने बस एक बार टीचर के मुंह से सुन लिया और आपको हमेशा याद रह जाए। आपको खुद से सेल्फ स्टडी लगातार करनी पड़ेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी का नीट जेईई जैसे एग्जाम में मैं बच्चों से बोलता हूं कि 6 आवर्स 5 to 6 आवर्स की आपकी कोचिंग क्लासेस होती हैं, उसके अलावा आपको 9 आवर्स मिनिमम 9 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना होगा। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मन से पढ़ाई करना चाहिए, घंटे देख के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। बेटा, मैं जो 9 आवर्स आपको बोल रहा हूँ वो मन से ही बोल रहा हूँ, बिना मन के तो बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात इसमें एक ये भी है कि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं और सिर्फ क्लासेस लेते हैं तो बस ऐसा लगता है कि हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिर्फ 12th नहीं है। जो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे 33% ले आएंगे तो पास हो जाएंगे। यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, वही बच्चा सेलेक्ट होकर जाएगा जो माइंड सेट के साथ दूसरों से कुछ बेटर करेगा। तो दूसरों से बेटर करने के लिए हमारा एक नपातुला हिसाब है कि जो बच्चा 8 to 9 आवर्स की सेल्फ स्टडी देता है वो बच्चा डेफिनेटली सिलेक्ट होके जाता है। इसमें एक और बात मैं क्लियर करूंगा, कई बच्चे सोचेंगे सर इतना टाइम निकलेगा कैसे। तो देखिए, हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में से साइंटिफिकली स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेड है 6 आवर्स स्लीपिंग के लिए। तो आप 6 घंटे सोइए, 5 से 6 घंटे की आपकी कोचिंग क्लासेस हो गई तो आपके 12 घंटे ये हो गए। आधा घंटा सुबह का खाना, आधा घंटा शाम का खाना, 13 घंटे हो गए। 1 घंटा सुबह की आपकी रूटीन एक्टिविटी, नहाना धोना, फ्रेश होना, ये सारी चीज़ों में तो 14 घंटे हो गए। अभी भी आपके पास 10 घंटे बचे हुए हैं। इसके अलावा एक आइडियल स्टूडेंट के पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो 10 घंटे में से मैं आपसे सेल्फ स्टडी के लिए कितना मांगता हूँ, सिर्फ 9 आवर्स। तो 9 आवर्स आप निकालिए और मन के साथ निकालिए। आप देखिए आपकी रैंक किस स्पीड से बढ़ती है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, बट 9 आवर्स की स्टडी का एक कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए। जी, जैसे कि डॉक्टर अमित ने कहा, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, खास तौर पर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट जेईई या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये काफ़ी अहम टिप है एक ऐसे शख्स से जो एम्स जैसी संस्थान में डॉक्टर रह चुके हैं, अपना पूरा करियर उन्होंने इसी फील्ड में बिताया। ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी अहम हो जाता है कि इस सलाह को आप भी अपनाएं और अपनी पढ़ाई में इम्प्रूव करें। सार्थक, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो नीट मेंटर आपको किस तरह से हेल्प करता है आपका टाइम मैनेजमेंट करने में, और साथ ही आप कैसे टाइम मैनेज करके किस तरह से सब्जेक्ट्स को टाइम देते हैं और पढ़ाई करते हैं? तो हमारे जो सर हैं डॉक्टर अमित गुप्ता सर, तो वो मतलब रेगुलरली क्लास में कहते हैं कि 9 आवर्स की आपको स्टडी कोचिंग आवर्स के अलावा करनी है। तो उसमें 3 आवर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस और बाकी के थ्योरी। तो हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हम आउटपुट निकाल सकें, 9 आवर्स जितना ट्राई करते हैं पूरे 9 आवर्स की स्टडी कर सकें। और जहाँ प्रॉब्लम आती है तो हमारे नीट मेंटर इंस्टीट्यूट में मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, तो जो मेंटर्स उनसे भी डिस्कस करते हैं, वो या तो हमें टाइम टेबल में एडजस्टमेंट करके देते हैं, हमें कस्टमाइज़ करके देते हैं कि कुछ एडजस्ट हो सके उसमें 9 आवर्स कैसे निकाल सकते हैं। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम मेंटर से भी डिस्कस करते हैं और सर से भी, बाकी अदर टीचर्स से भी। तो जी,
तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सिर्फ टीचर्स ही नहीं है, आपके पास एक तरह से मेंटर्स भी अवेलेबल हैं जो आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। डॉक्टर अमित, बात जब टाइम की होती है तो प्रेशर भी साथ साथ आता है और प्रेशर में होता है स्ट्रेस। तो मेंटल हेल्थ की बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल बच्चों की मेंटल हेल्थ जिस तरह से हम ग्राफ देख रहे हैं वो कमज़ोर होती जा रही है, सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ड्रॉप आउट्स जल्दी हो जाते हैं, हिम्मत जल्दी टूट जाती है बच्चों की क्योंकि घर से भी प्रेशर होता है, कोचिंग का भी प्रेशर है, कॉलेज का भी प्रेशर है। इतने प्रेशर को हैंडल करने के लिए चाहिए एक अच्छी मेंटल हेल्थ, एक अच्छा माइंडफुलनेस जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए कैसे नीट मेंटर काम करता है या आप टीचर्स से किस तरह से बच्चों को गाइड करवाते हैं कि वो ज़्यादा प्रेशर भी ना ले लेकिन परफॉर्म भी अच्छा करे? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है और ये हर टीचर के लिए जो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ बहुत काम का होने वाला है। क्या होता है, कई बार हम लोग एज अ टीचर जब वर्क करते हैं तो सिर्फ बच्चों से पढ़ाई की बात करते हैं और पढ़ाई का प्रेशर देते रहते हैं और बच्चे कई बार सिर्फ एक किताबी कीड़े बन जाते हैं और उनको दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, पढ़ाई के अलावा हमारी अच्छी हेल्थ कैसे हो, हमारे का एक मेंटल हेल्थ अच्छी हो, हम अच्छी साइकोलॉजी हो। क्योंकि कई बार आपने देखा ना कि लोग पढ़ लिख के तो बहुत बड़ा बन गए लेकिन वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर गलत प्रकार की आदतों के शिकार हो गए हैं, नशे की आदतें कई लोगों में फैलती जा रही हैं। तो इसके लिए नीट मेंटर इंस्टीट्यूट में हम लोग हर संडे को एक मेडिटेशन क्लास और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बच्चों के लिए जो बेनिफिशियल एक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक अच्छी मेमोरी चाहिए, शार्पनेस चाहिए, कैचिंग पावर चाहिए, एक चेहरे में ओजस्विता चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलने वाले कुछ योग प्राणायाम है। जैसे कि मैं नाम लूँगा भ्रामरी प्राणायाम, जो हाईली स्पेशलाइज्ड है स्टूडेंट्स के लिए, जो आप YouTube वगैरह पर सर्च करके सीख सकते हैं कैसे किया जा सकता है। उस प्राणायाम को अगर कोई भी बच्चा डेली 5 मिनट से 10 मिनट सुबह करता है तो डेफिनेटली अच्छी मेमोरी पावर, कैचिंग पावर, शार्पनेस, ओज, तेज और उसकी मेमोरी इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि उसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ऐसे ही कुछ योग भी हैं जो बच्चों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि उनका ठीक से पेट ठीक नहीं रहता है, इसके अलावा कोई बच्चे इन सब चीज़ों में स्ट्रेस में रहते हैं, सर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट होता जा रहा हूँ, कोई बच्चा बोलता है सर मैं बहुत पतला हूँ, मोटा कैसे हूँ। तो ऐसे कई सारे टाइप के योग हैं जिनको बच्चा डेली 5 मिनट करे। 5 मिनट करने से अपने आप को मेंटली भी फिट रखेगा, फिजिकली भी फिट रखेगा और उसका आउटपुट उसको अपनी पढ़ाई में दिखेगा। इसलिए हर संडे को हम एक कॉमन स्टूडेंट्स के लिए एक गेट टुगेदर करते हैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, जिसमें सारे बच्चे कोई भी आ सकते हैं और उनको हम ये सारे योग वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और इन सारी चीज़ों को सीखें ताकि अपनी पढ़ाई में बेटर परफॉर्म कर सकें और आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा सकें वो लोग। बिल्कुल डॉक्टर अमित, क्योंकि मेंटल फिटनेस के लिए फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चों की गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये सब ठीक नहीं रहेगी तब तक वो पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कई स्टूडेंट्स पढ़ाई में तो बहुत शार्प होते हैं लेकिन कई बार वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अच्छा परफॉर्म करके भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस प्रेशर अक्सर उन पर बना रहता है। डॉक्टर अमित, एक और समस्या है जब पेरेंट्स की ओर से प्रेशर आता है। ये तो बच्चों की तो बात हमने कर ली कि बच्चों को योगा प्राणायाम के जरिए इस प्रेशर को कम किया जा सकता है, उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है। पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ जो होता है वो बच्चे पर होता है और ऐसे में बच्चा कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस में पीछे चलता नजर आता है। देखिए, ऐसा होता है कई बार पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि नहीं यार हमारा बच्चा ही टॉपर हो। अब आप ही बताइए कि टॉपर तो कोई एक ही होगा। अगर ट्रेन चलती है तो ट्रेन में 10 बोगी हैं तो कोई ना कोई बोगी तो लास्ट बोगी होगी। तो पेरेंट्स को भी ये बात समझना चाहिए कि हमें हमारे बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि बेटा हम जितना बेस्ट कर सकें वो बेस्ट करें, किसी से इस चीज़ में कंपटीशन ना रखें। कंपटीशन की भावना के लिए टीचर बच्चों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा उनको एनकरेज करते हैं, बट पेरेंट्स की साइड से ऐसा विजन होना चाहिए बच्चों के लिए कि बेटा तुम अपना 100% दो, सिलेक्शन होना ना होना, रिजल्ट देना ना देना ऊपर वाले का काम है, लेकिन मैं मेरा 100% दूंगा, तुम बस इतना बोल सको। पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को इस तरीके से गाइड करना चाहिए। साथ में उन्हें जब कोचिंग इंस्टीट्यूट को वो सर्च कर दे तो अच्छे से सर्च करना चाहिए, लेकिन सर्च करने के बाद अपने टीचर्स पर भरोसा करना चाहिए। टीचर्स कभी बच्चों को डांट दें, फटकार दें, हल्का फुल्का मार पीट कर दें, डांट दें, तो इस चीज़ पे पेरेंट्स को नाराज़ नहीं होना चाहिए। बिकॉज टीचर की एक कंडीशन होती है, बच्चे को जब तक आप प्रेशर नहीं डालेंगे थोड़ा क्वेश्चन करने का, तब तक वो पूरा तरीके से दिमाग नहीं लगा पाता है।
तो इसलिए पेरेंट्स को टीचर के साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए और बच्चों से जी। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनमें अगर ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जिनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने पढ़ाई के अहम पड़ाव पर हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना आप प्रेशराइज करेंगे, जितना कॉम्पिटिशन की भावना से उनको इसमें धकेलेंगे, उतनी ही तकलीफ उनको होगी। डॉक्टर अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बंसल ग्रुप के योगदान को आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखते हैं? बंसल ग्रुप, दरअसल मैं खुद 15-16 साल से भोपाल में हूँ और जब मैं भोपाल में आया था तब भोपाल में एक ही कॉलेज का नाम चलता था, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIST उसका नाम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कोकता पे है, और एक मंडीदीप पर भी इसकी ब्रांच है। तो मतलब अब तो शायद कई सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन अगर बोला जाए तो बंसल ग्रुप और बंसल ग्रुप के जो इंस्टीट्यूशंस है वो एजुकेशन में काफ़ी अग्रणी है, काफ़ी पहले से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। कई सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो आज बंसल कॉलेज से पास आउट हैं, तो वो भी एक अपने आप में एक अच्छी चीज़, अच्छे उनके प्लेसमेंट्स भी हुए हैं। साथ में एक और चीज़, भोपाल में एक सबसे ऊंची बिल्डिंग और सबसे अट्रैक्टिव बिल्डिंग जो है वो भी बंसल ग्रुप ने बनाई है, तो ये भी अच्छा लगता है कि इससे हमारे भोपाल का नाम आज नेशनल लेवल पर जाता है और उस बिल्डिंग के फ़ोटो भोपाल की पहचान के तौर पर दिखाए जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सिर्फ अपने लिए काम ना करके पूरी सिटी के लिए काम करना, पूरी सिटी का नाम रोशन करना, तो ये बंसल ग्रुप ने करा है। उसके लिए मैं खुद से बंसल ग्रुप को थैंक यू भी बोलूँगा। डॉक्टर अमित, आखिर में मैं चाहूँगी कि मार्गदर्शन के आखिर में आप जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए 2 लाइन में कोई संदेश दें। मैं सारे के सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो इस साल 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं या नीट JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उन सबसे बेटा यही बोलूँगा, सिर्फ टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता बेटा, खुद से माइंडसेट करना पड़ता है। क्या है, दोस्ती करने की, प्यार करने की और करियर बनाने की, ये सारी उम्र एक ही है। अब भैया हमें डिसाइड करना है कि हमें इस समय किस पे फोकस करना है। अगर आपने इस टाइम पे दूसरी चीज़ों पे फोकस किया तो ये मान के चलिए कि आप ज़िंदगी भर वो सारे काम नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इसलिए याद रखो, ये 1 साल 2 साल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें फोकस कीजिए अपने करियर के ऊपर कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। उसके बाद जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लाइफ लॉन्ग आपको कम मेहनत करना पड़ेगी, आप एक बॉस की तरह रहेंगे और बहुत आगे जाएंगे। जी जी बिल्कुल। आज के मार्गदर्शन के एपिसोड में डॉक्टर अमित आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही सार्थक आप भी हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी बातचीत हमारी रही नीट मेंटर को लेकर। तो फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस खास बातचीत के लिए भी बहुत शुक्रिया।